नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। आप देख रहे होंगे साथ में जयराम जी हैं और सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज इनका जन्म दिवस है। उसके बावजूद भी आज यहाँ पे हजारीबाग के समाहरणालय में यहाँ पे प्रस्तुत है और क्या कुछ उद्देश्य के साथ यहाँ पे मौजूद है, पहले इस बारे में जानते हैं। यहाँ प्रस्तुत होने का उद्देश्य क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले शायद आप लोगों तक भी सूचना आई होगी, 45 जो हमारे मजदूर हैं जो बिशुनगढ़ प्रखंड, नावाडीह, डुमरी और बगोदर प्रखंड से हैं, 3 जिला मिलाकर 45 मजदूर हैं जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। और लगातार वे लोग सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से वीडियोज़ के माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, वतन वापसी की गुहार कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि डीसी मैडम के माध्यम से वो संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि ये केंद्र की कड़ी है और इस विषय को केंद्र तक भेजा जाए। फिर केंद्र से हमारा जो दूतावास है वहाँ भेजेगा और वहाँ जो हमारे राजदूत बैठे हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनके माध्यम से उनको सबसे पहले अभी भोजन, पानी और मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करी जाए। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जो परिजन है देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, माताएं रो रही हैं, बिलक रहे हैं, क्योंकि ये सभी को जानते हैं कि उनके साथ जीवन बहुत संकटमय स्थिति में है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका मतलब एक व्यक्ति एक रोटी खरीद कर लाता है तो 4 लोगों में बांटता है। ये परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई है। जो शौचालय के लिए जो पानी आता है, उस पानी को वे लोग पीने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है बहुत ही दुर्लभ स्थिति में, बेकार स्थिति में वे लोग हैं। तो राज्य सरकार को जितना जल्दी हो सके समन्वय स्थापित करे केंद्र के साथ और हमारी एजेंसियों के माध्यम से उन्हें वापस लाने का रास्ता तैयार करें। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए थे, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, इनका जो जाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल इशू है, अतः इनका जो रोल है उस रोल का इन्होंने भरपूर आश्वासन दिया कि हम लोग जो आपका विषय है, जो विषय लेकर आप लोग आए हैं आवेदन के माध्यम से, उसे संज्ञान में ले चुके हैं और हम लोग फैक्स और ईमेल के माध्यम से केंद्र का जो विभाग है वहाँ तक पहुँचा देंगे। उसके बाद वो आपका जो हमारी एम्बेसी है वहाँ तक पहुँचेगा और फिर एम्बेसी में जो लोग हमारे राजदूत के रूप में हैं वे लोग टेक ओवर करेंगे और उन्हें जो फैसिलिटियाँ हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा, तो अभी आप इन परिवारों को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आप कितना हद तक इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये सॉल्व करना तो सरकारों का विषय है। हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोग परिवार के साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सॉल्व का विषय है ये सरकार का विषय है, चूँकि ये इंटरनेशनल मामला है। और हाँ, उस मामले को हम लोग हाईलाइटेड कर सकते हैं जिसमें आपका भी रोल होगा, मीडिया हाउस का रोल होगा, और वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज हम लोग लगातार, जब से इस मामले को हम लोग संज्ञान में लिए हैं, तब से लगातार हम लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं। और फिर हमारे बीच कुवैत से भी एक प्रवासी मजदूर हैं, उनको माध्यम से भी उसके ऊपर भी हम लोगों ने संज्ञान दिया है जो कुवैत में फंसे हैं। तो ऐसे फिलहाल अभी 45 जो मजदूर हैं और कुवैत में 46, उन सभी को हम लोग चाहते हैं कि वतन वापसी का रास्ता तैयार हो। काहे कि वे लोग निम्न परिवार से हैं, बड़ी मुश्किल से रोजी रोजगार के लिए वहाँ तक गए हैं। चूँकि वे लोग मुखिया हैं परिवार के, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो सोचिए परिवार बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा। तो ये संवेदनशील मामला है। मानवता का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को आपस में समन्वय बना के उन मजदूरों को नए साल में, जब पूरी दुनिया नववर्ष में रंगीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर उन मजदूरों को वापस ले आते हैं तो परिवार उन नए साल की उनको दुआएं देगा। और हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनकी वतन वापसी का रास्ता खुले। अच्छा, अगर बात मजदूरों की हो रही है और अब अगर हजारीबाग में है तो बता दें कि बड़का गाँव भी एक बहुत ही ज़्यादा विवादित मुद्दा रहता है मजदूरों को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस बारे में हम लोग कई मर्तबा आंदोलन में सम्मिलित भी हुए हैं। और आप यहाँ तक आए हैं तो फिर बड़का गांव जाने का कब आपका विचार है? निश्चय, देखिए अभी हम अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन चूंकि ये तो मैंने अचानक से मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने कहा चलिए जो भी होगा हम लोग प्रयास करते हैं। चूँकि उनके पास समय नहीं है तो बड़का गांव को जब रिलीफ हमको मिलने लगेगा हम बड़का गांव भी जाएंगे। अभी जो भी राज्य में आंदोलन है तमाम उन आंदोलन में हम भाग लेंगे और निश्चय जाएंगे। भाविया मैम, निश्चित रहिए, आपका गृह क्षेत्र भी हम जाएंगे, आपके पैतृक क्षेत्र में भी हम जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। बस हम दुआ कीजिए कि हमें बहुत जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ माताएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे पहले बात करते हैं। बताइए कौन वहाँ पे है? वहाँ पे कौन आपके बेटा है? क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे आई हैं आप, किन से क्या गुहार लगाने आई हैं? ये है यावे के खाना पीना मिल रहा वहाँ है ये ने। कब से गए? 7 महीना हो गया। 7 महीना से गए हुए हैं। अच्छा, तो उम्मीद है वापस लौटने का उनका? हाँ, हमार घर हमको लागू अम्बा टैंड से गालो बड़ी अम्बा टैंड। हम इतने प्रणाम करो के हमार बेटा घर आ जाइए के हमार बेटा एक ही बेटे आप और वो वापस नहीं लौटे? एक पार्टी विशेष 4 रोटी आनो तो 5 आदमी खात। देखिए, ये केवल और केवल अफवाह है।
कुछ दिन पहले तो हम कोई जहाँ से ले गए तहाँ से मर उठाई लाइन दे इन्हें से कोई लखे हम यहाँ पे इन्हें कुछ दिन पहले गोमिया में आंदोलन हुआ था, वो भी अन्य समुदाय का कुछ दिन पहले कोयला की खदान में 3 माताएं दब गई। यहाँ पे कुछ छात्र भी आए हुए हैं आज अपने तरह तरह के मुद्दों को लेकर के, स्कॉलरशिप को लेकर के। उन छात्रों से भी हम जुड़ना मैं चाहेंगे। मीडिया को एकेडमिक मानता हूँ, मैं मीडिया को इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, और तो आप लोग के पास रिसर्च है। कृपया आप लोगों के उन मनगढ़ंत सवालों का उत्तर ना मांगे जिनका हम सवाल का उत्तर 1000 बार दे चुके हैं। सर झारखंड में एक बात और जानना चाहेंगे। झारखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है। अभी जेबी केसेस को पूर्ण बहुमत मिलती है। जेबी केसेस पहला कदम क्या होगा? बताइए क्या मुद्दा है आपका? थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। मैम, हम लोग का मुद्दा ये है कि झारखंड में जो एससी कैटेगरी है उनको ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, बीएड हो, ठीक है, कोई भी कोर्स का छात्र हो, उनको अभी तक मात्र 40% ही राशि दिया गया, छात्रवृत्ति राशि। तो झारखंड में ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को छात्रवृत्ति मिलता है। तो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले ओबीसी को, एसटी को, जो हमारे साथी हैं, उनको 100% छात्रवृत्ति मिला गया। लेकिन जो हम लोग एससी कैटेगरी में जो है उन लोग को मात्र राज्य सरकार के द्वारा बोला गया कि मात्र 40% ही राशि मिला है। वो भी जो 40% है, पूरा 40% नहीं हो रहा है, कैलकुलेट करके 32 से 35% के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो सरकार जो है तो हम लोग को विभाजित क्यों कर दिया है? हमारे साथ में पढ़ने वाले एसटी को, ओबीसी को 100% एक साथ दिया जा रहा है, जबकि जो एससी कैटेगरी है उसको बोला कि 40% ही मिलेगा, 60% आप लोग को केंद्र सरकार देगा। तो हम लोग 60% के लिए कहाँ लड़े? कौन देगा हम लोग के लिए? जिम्मेदार कौन है? आपने याचिका कहाँ डाली है इसके लिए? हम लोग याचिका जो है जिला ऑफिस जो है हजारीबाग जो है, हाँ, चूँकि हम लोग हजारीबाग का कैंडिडेट है, हजारीबाग डालें, कोडरमा का है, कोडरमा का डालें, मतलब जो कैंडिडेट है, चूँकि ये 24 जिला का बात है, झारखंड का 24 जिला है, हर एक जिला का स्टूडेंट अपने अपने जिला में जा करके ये कल्याण पदाधिकारी, वहाँ डीसी जो बैठते हैं, उनसे अपना याचिका दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप वहाँ जाके बात कीजिए। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि कहाँ जा करके बात करें? अगर हम लोग को क्यों भेज रहे हैं ऐसा? जब सबको पैसा मिल रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, इस बारे में आज ही आप यहाँ पे उपस्थित है, इसके पीछे कोई कारण है क्या? जयराम जी आ रहे इसलिए आप आज आए या फिर कोई और कारण है? हमारे साथी जो है, चूंकि हम लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो हमारे एक साथी हैं जो बोले थे, जयराम जी से हम लोग बात किए हैं, ठीक है, आप लोग के बात को, ये मुद्दा को उठाया जाएगा ऊपर तक, यही बात को लेकर के हम लोग जयराम जी से मिलने आए थे और हम लोग को बात तक मुलाकात अभी शिष्टाचार रूप से नहीं हुई, मतलब ऐसे हुई, लेकिन अभी तक हम लोग को लेकर कुछ हुआ नहीं। आश्वासन मिला है कि मिलेंगे। हाँ, उनसे बात हुआ था कल हमसे कि बात कि यहाँ पे आने वाले हैं, तो ये मुद्दे पे लेके बात करेंगे हमसे। तो ये चीज़ हम लोग को बताया गया था। तो उनके उदय भैया के भी माध्यम से बात हुआ था कि जयराम मातो जी कल आ रहे हैं, तो उदय भैया भी बोले कि कल इस मैटर पे बात उठाया जाएगा और अच्छे ढंग से उठाया जाएगा। बाकी बात उदय भैया बताएंगे क्या। जी देखिए, हम लोग जो है कि मामला को बेहतर तरीके से समझ लिए, पहले तो संज्ञान में नहीं था। जो छात्रवृत्ति मामले में और कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, तो यहाँ से जो है कि स्पष्ट रूप से ये हम लोग, अगर राज्य सरकार अगर नहीं देती है शिक्षा, मतलब मेरा मानना ये है, या स्पष्ट रूप से इनका मांग जायज़ है। जायज़ इसलिए कि जब आप अगर 60% अगर केंद्र सरकार देने की बात अगर कह रहे हैं, तो भाई जो अगर आप एससी से ही क्यों, आप ओबीसी का भी छात्रवृत्ति अगर रोक देते, एसटी का भी अगर रोकते, तब जो है कि हम लोग मांग करते। लेकिन अगर ठीक है, मांग करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास कैसे जाएं? वहाँ तो कोई मतलब फॉर्म तो कोई अप्लाई करने के लिए नहीं दिए। अगर ऐसा कोई होता तरीका कि हाँ आप यहाँ स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए, इसमें 40% देगा राज्य सरकार और फिर से अप्लाई कीजिए 60% देगा केंद्र सरकार, तो हम केंद्र सरकार से मांग करते। स्पष्ट में इसमें कुछ नहीं है। हम लोग जेबी केसेस संपूर्ण कमेटी, संपूर्ण जो है कि हम लोग छात्रों के मुद्दा के साथ हैं और हमेशा लड़ते आ रहे हैं। हम लोग मंत्री, संबंधित मंत्री से जाकर के मिलेंगे और इस मांग को पूरा करवाएंगे। हम लोग का यही प्रयास है। उदय मेहता, हजारीबाग। अगर आप लोग छात्र यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं तो हम चाहेंगे कि अभी मिले, ताकि अगर आपके मामले में क्या संज्ञान ले रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको जयराम की तरफ से, जयराम मातो की तरफ से, तो वो पता चलेगा। मेरा मानना है कि नेशनल मीडिया से राज्य की मीडिया को प्रयास करना चाहिए। जब भी अब डिबेट होगा तो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान में डिबेट ना होकर, पंडित जी और मौलवी जी के बीच डिबेट ना होकर, नेताओं को बैठाइए और उनसे पहले उन्होंने सवाल पूछा कि नेताजी बाकायदा मैंने रिसर्च के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ सवाल पूछा जाए कि आप जब 2010 में सांसद बने थे, माननीय सांसद महोदय, आपके पास 5 एकड़ का पैतृक संपत्ति था। आज 13 साल हो गए आपके सांसद रहते हुए, आपका संपत्ति 60 एकड़ कैसे हुआ?
उस समय आपके अकाउंट में कुल मिलाकर 5 लाख की राशि थी, आज वो राशि सीधे 50 करोड़ कैसे हो गई? ये मीडिया का सवाल बनता है हमारे तमाम एक विधायक से, बाकायदा ब्यूरोक्रेट से भी कभी कभी उनका भी सवाल हो। ये व्यवस्था होनी चाहिए देश में कि महोदय जब आपने ये नौकरी IAS की नौकरी ज्वाइन की थी उसमें आप उस समय आपकी पैतृक संपत्ति 1 एकड़ था आपके पिताजी का हिस्सा, आज आपके पास 100 एकड़ कैसे है? क्योंकि आपका पेमेंट अगर 70,000 है, 20 सालों में 70,000 को यहाँ से गुना करेंगे तो इतना पैसा आता है। अगर एवरेज आप 25% खर्चा किए तो 75% बचा के आपके पास इतना ही पैसा बचता है, तो यह कुछ संपत्ति आप कहाँ से जमा किए? ये मीडिया का सवाल बनता है, किससे? ब्यूरोक्रेट से। ये सवाल बनता है किससे? MP MLA से। अब अगर मान के चलिए अगर लॉजिकली उत्तर दे दे, चलिए चालाक लोग हैं, चतुर लोमड़ी हैं, उन्होंने उत्तर दे दिया कि चलिए पैसा ऐसे कमाए, ये पैसा ऐसे कमाए, उसके बाद अब सवाल का है जनता का बारी कि अरे हरामखोर नेता ये बताओ कि तुमको विधायक बना के भेजे थे या व्यापारी बना के भेजे थे? तुमको हम विधायक बना के भेजे थे, तुमको हम सांसद बना के भेजे थे। सांसद इसलिए बनाए थे कि दिल्ली में हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प के मार्ग तलाश करोगे, उनके नियोजन के लिए मार्ग तलाश करोगे। तुम तो व्यापारी बन गए। और आज एक सांसद विधायक का इतना स्थिति अच्छा है कि आने वाला अगर 10 साल में कंटिन्यू इस देश में भूकंप आएगा ना और उन लोग बच जाएगा तो भी उन लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। इतना पैसा उन लोग जमा कर लिया है। मेरे कहने का मतलब है सवाल इस टाइप से होना चाहिए सर। एक ब्यूरोक्रेट से भी सवाल होना चाहिए। सर एक चीज बताइए कि कोई भी स्टेट में सरकार बनाने के लिए, तो झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो एक विधायक से बनेगी नहीं। ये तो सरकार बनने के लिए लगभग 41 विधायक होना चाहिए। बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए। हाँ, बहुमत होना चाहिए। 41 जो विधायक है वो होना चाहिए सरकार में आने के लिए। और जो आपकी पार्टी की जो सरकार आएगी उसमें से सारे आपके ईमानदार होंगे। 41 का 41 एक चीज आप अपने पार्टी के विधायक को कैसे परखने का काम कर रहे हैं? देखिए उसके लिए हम लोग गाइडलाइन तैयार करेंगे, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनको फॉलो करना होगा, तभी हमारे दल से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल हमारा भी है। आप यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो आपसे ही मिलने के लिए आए थे। रहना चाहिए ऐसे कैंडिडेट को टिकट। अच्छा ठीक है, अभी एजुकेशन के मुद्दे पर काम करें। यहाँ पे छात्र आए हुए और आप छात्र नेता ही बन करके उभरे थे, तो छात्रों को आपसे काफी कयास रहता है। यहाँ पर कुछ छात्र आए, पहले हम चाहेंगे कि आप उनकी बात सुने, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, छात्रों आगे भेजिए उनको। कुछ हम लोग का इसमें समस्या है। आगे आ जाइए, प्लीज आप लोग ये लोग भी काफी टाइम से परेशान है और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा हिम्मत हार करके आपके पास लौटे हैं। सबसे ठीक बड़ा है। मुद्दा इसमें जो SC कैटेगरी का है उसको देखा जाए। SC कैटेगरी में क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? क्या बोलने दीजिए सब। नहीं ठीक है, सब इनकी तरफ से सुन लेते हैं। ठीक है, इस विषय को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, बाकायदा मीडिया के सामने लिए हैं। हमारी जो टीम स्टूडेंट के मामलों को देख रही है, उनके साथ हम लोग 5 सदस्यीय टीम को आज हम लोग बुलाएंगे, उनके साथ इस पर चर्चा करते हैं और कैसे हम लोग इस पर मूवमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे हम लोग टेक्निकली इस पर आंदोलन कर सकते हैं या फिर बिना आंदोलन किए अगर किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं तो उस पर हम लोग निश्चय चर्चा करेंगे। जो हमारे साथी आवेदन दिए हैं उनका हम लोग टेलीफोन नंबर भी प्रोवाइड कर लेते हैं और हम लोग एक दूसरे से बात भी कर लेंगे। गूगल मीट हम लोग तैयार कर लेंगे और गूगल मीट के माध्यम से भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने संगठन के जो साथी हैं उनके 5 सदस्यीय टीम के साथ आज हम लोग बैठ के जयराम भैया, हम यही बोलना चाहते हैं कि झारखंड में SC ST OBC 3 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो एक क्लास में पढ़ने वाले SC ST OBC को जो है, तो SC जो ST जो है सो और OBC जो है से, क्योंकि हमारे सब भाई एक साथ पढ़ रहे हैं, तो OBC और ST को 100% छात्रवृत्ति राशि दिया गया और जो SC कैटेगरी है उसको मात्र 40% राशि दिया गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला है ना। और जो राज्य सरकार के द्वारा जो 40% देने की बात किया था वो पूरी 40 भी नहीं है, 32 से 35 हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 32 से 35% के आसपास हो रहा है। और जब हम लोग 60% की जब बात करते हैं कि 60% राशि कब मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पे घूम रहे हैं DCO ऑफिस कल्याण विभाग में, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ बोल रहा है कि हमको नहीं पता, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो यही पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब देगी और ऐसा झारखंड में भेदभाव क्यों किया रहा है? जब एक साथ पढ़ रहे हैं तो ST को पूरा पैसा दिया गया, OBC को पूरा दिया गया, तो हम लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं आपस में, है ना। तो SC के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं 100% पैसा? ठीक है, इस मामले की गंभीरता को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं हम एक बेहतर निष्कर्ष में पहुंचेंगे। सर एक ठीक है, मजदूर को लेकर के मेरा एक और क्वेश्चन था कि
चलिए आप बात कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आइए। सर एक अहम मुद्दा, अहम सवाल आपके बीच हम लाने की कोशिश करते हैं। आज आप डीसी कार्यालय में उपस्थित हैं सर, और आप एक आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 3 साल से यहाँ एक विद्यार्थियों के साथ में होमगार्ड का समस्या है सर। आपने इस समस्या को अभी तक कहाँ उठाया, और आज डीसी मैम से भी मिले हैं? जिन्हें हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, हमारे धनबाद जिले में भी होमगार्ड की समस्या है। हमने तो वहाँ तक डीसी के सामने कहा, जो शायद कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। डीसी नहीं थे, डीडीसी थे, डीसी नहीं आए थे, विधायक थे, सांसद प्रतिनिधि थे। हमने एक लाइन कहा कि ये जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, सेम जो बोकारो धनबाद का है वही हजारीबाग का भी है। हमने ये एक लाइन कहा था, जो लोग आत्मदाह की ओर जा सकते हैं, उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया है धनबाद वालों ने। तो हमने कहा जो लोग आत्मदाह कर सकते हैं वे लोग नक्सली भी बन सकते हैं। भरे मंच पर जहां डीडीसी उपस्थित था। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैं इस मुद्दे को लगातार उठाया। हाँ, ये है कि मैं हजारीबाग जिले में होमगार्ड का मुद्दा मैंने उठाया, सेम इशू है, वही टाइम का पीरियड है, मैंने होमगार्ड के मुद्दे को उठाया है। तो लगातार मैम आश्वासन दे रही है, ये डीसी मैम भी आश्वासन दे रही है, लेकिन 10 दिन 15 दिन समय ले रहे हैं कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, हम इस पर गंभीर हैं। लेकिन ये मामला अभी तक सिर्फ पेंडिंग में ही रखा गया है सर। इस पर आप आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, क्यों नहीं इस पर आंदोलन इस जिले में करते? क्योंकि यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है, आंदोलन संख्या बल से होती है, और चूंकि अगर हजारीबाग का मामला रहेगा तो हजारीबाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको अगुवाई करनी होगी। निश्चय ही हम आएंगे, जब हमारी डाक होगी, अगर हम स्वस्थ रहें तो निश्चय उनके आंदोलन में आएंगे। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। हम तो उस आंदोलन में जाते हैं जहां लोग बोलते हैं कि जाने से केस होगा। वेदांता का मैटर आपको मालूम होगा, सिंदरी का मैटर आपको मालूम होगा, वहाँ पहले से चर्चा था कि जाएंगे और बुरे तरफ फंसेंगे। तो हम तो पीछे नहीं हटे। अरे जहाँ ये होता है कि अगला फांसी टांग कर तैयार है, गर्दन की आवश्यकता है, वो गर्दन हमारी होती है। हम पीछे नहीं हटते हैं, आंदोलन की तैयारी करें। अगर आंदोलन से पहले की रूपरेखा में हमें बुलाएंगे, हम वहाँ भी आएंगे। तो हम लोग पीछे नहीं हटे, हटेंगे। मेरे क्वेश्चन को याद आ गया कि सबसे पहले कि मजदूर तो जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि मतलब वो यहाँ पे ही रहें और उनको कहीं दूर ना जाना पड़े और ऐसा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े? बस थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे और थोड़ा सा अपनी स्वार्थ है उसको त्याग करेंगे। उदाहरण के लिए अभी आप कहीं भी चले जाइए, चाहे देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री, उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग देखिएगा, बड़ा एडवर्टाइज होता है, करोड़ों का प्रचार होता है एक एक प्रखंड में। अभी उदाहरण के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, ये तो सभी को जानते हैं कि विधवा पेंशन के अलावा वहाँ कोई काम सक्सेस नहीं होता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली एक बात मैं करना चाहूँगा, पढ़ा लिखा छात्र हूँ, 1 लाख से 2 लाख तो प्रत्येक कार्यक्रम में खर्चा है। यानी एक पंचायत में एक कार्यक्रम होता है, हमारे पास 4400 पंचायत लगभग, यानी 4000। तो 4000 इंटू 1 लाख कितना पैसा होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उदाहरण के लिए अगर उस पैसे को हम फिजूल में खर्चा ना करके, सरकार अपनी वाहवाही यानी थोथना चमकाने में जो पोस्टर जारी करती है, उस पैसे को खर्चा ना करके, चूँकि हजारीबाग का ये सीमा मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे जो खेत हैं उसमें फसल नहीं आते हैं, जो खासकर जो हम लोग बायद बोलते हैं, एक होता है बैयार, एक कनारिया, पता नहीं हजारीबाग में क्या कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, फसल नहीं आता है। तो अगर हम लोग मान के चलिए उन गांव वालों की रजामंदी से उस क्षेत्र को 20 साल के लिए, 30 साल के लिए एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, और ये इस शर्त के साथ कि सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनका ज़मीन लिया जाएगा, दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो इस सर्किल के क्षेत्र में होंगे या फिर उसी प्रखंड के लोग होंगे, तो क्यों नहीं रास्ता खुलेगा। वैकल्पिक मार्ग खुलने के लिए तैयार हैं, खोलने वाला चाहिए। लेकिन इनको क्या चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो बेरोजगारी लगभग ना के बराबर होगी? लगभग ना के बराबर ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नियंत्रण में करेंगे और परसेंटेज जो हाई है उसको डाउन करेंगे। उसके लिए हमारे पास आइडियाज हैं। और सबसे बड़ी जो बात होगी, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारे जो हैं, आप देख लीजिएगा लोकसभा का चुनाव, उसमें भी हम लोग बाकायदा अपना कोर्ट एफिडेविट के साथ ये घोषणा करेंगे कि जो हमारा पेमेंट भी आएगा अगर जीत गए तो उसमें से 20 to 30% हम लोग अपने लिए रखेंगे। और प्रत्येक दिन 1 महीना में एक बार लाइव आके हम लोग चर्चा कर देंगे कि हमारे अकाउंट में देखिए 1 लाख हमारा सांसद का पैसा आया है, और ये देखिए आपके सामने हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इस संगठन को दे रहे हैं या फिर इस समिति को दे रहे हैं, इस चैरिटी मने माध्यम से दे रहे हैं, ये यहाँ तक फैसिलिटी के लिए जाएगा, ये इस विषय के लिए जाएगा। ये हम लोग करने जा रहे हैं। सर, कुछ राजनीतिक दल वाले आपको जेबी केसेस को बीजेपी का बी टीम मान रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सवाल का उत्तर मैंने 1000 बार दिया है, 1000 एक बार दे ही देते हैं। अगर आप बीजेपी के पास जाइएगा तो लोग कहेंगे ये जेएमएम का बी टीम है, और जेएमएम के पास जाएगा तो बीजेपी का टीम है। लेकिन आप स्पष्ट जानते हैं झारखंड और झारखंडियत का हम लोग A+ टीम है। हमारे अलावा कोई एक बात बताइए, आज आप भी जो किसान मजदूर तबके के लोग गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चले, चूंकि आप लोग टाउन में हैं, वहाँ खासकर कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, कोल्हान, रामगढ़ में, और गांव में पूछिए कि सरकार में कौन है, बोलेगा हेमंत सोरेन है। पूछिए विपक्ष में कौन है, बोलेगा जयराम महतो है।
जयराम मत तो विपक्ष में पॉपुलरिटी को ना हमने कोई एक्टिंग करके नहीं कमाया है। एक्टिंग करके हमने पॉपुलरिटी को नहीं कमाया है। पिछले 6 महीना में 40 मजदूरों को हमने इंसाफ दिलाया है। जहां 2,50,000 का मुआवजा बनता था हम लोग 12 लाख 15 लाख दिलाए हैं। आज 2 या 3 दिन पहले कोल्हान का एक मामला आपको सुनाना चाहेंगे, वहां हम लोग 12 लाख मुआवजा दिलाए। 12 लाख मुआवजा दिलाए वो मैटर नहीं है, मैटर था 1:30 बजे रात को शीतलहरी में दिलाए। वहाँ बीजेपी को फोन गया, आजसू को फोन गया, कांग्रेस जब सबको फोन किया, बोला सुबह तो होने दीजिए तब ना आंदोलन धरना करेंगे। हमारे संगठन के साथी 12 बजे रात को धरना करते हैं, 12 बजे रात को मुआवजा दिलाते हैं। तो विपक्ष में हम है, ये राज्य की चर्चा है, आप जाके कहीं पूछ लीजिए। अच्छा, हाल ही में देखा जाए पुलिस बहाली में ओबीसी जो है सीट 0 कर दिया। देखिए बिल्कुल ये गलत नीति है सरकार की। ओबीसी जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है, हजारीबाग में उनकी आबादी शीर्ष पर है, कोडरमा में उनकी आबादी शीर्ष पर है, गिरिडीह में उनकी आबादी शीर्ष पर है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में उनकी आबादी शीर्ष पर है। और एक जो जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है उसको 0 कर देना और उसके साथ किसी को भी 0 क्यों करना, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनके अधिकारों का गला घोंटने नहीं काटने के बराबर है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, जो JSS सीजीएल वाला चल रहा है, यानी कि सरकार के द्वारा तो आयोग के द्वारा तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लगभग लग रहा है कि सभी युवा का उम्मीद, सभी विद्यार्थी का उम्मीद, ये मतलब डेट फाइनल कर दिया गया है। ये जो है 28 दिसंबर और 4 फरवरी का डेट फाइनल किया गया है, लेकिन सभी विद्यार्थी को ये डर है कि झारखंड में जितने सारा फॉर्म होता है या तो जितने सारी बहाली यहाँ पे आती है, सभी में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। जैसे अभी बहुत सारे युवा ऐसे हैं बोल रहे सेटिंग के नाम पे, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं सारे, जो बहुत जी जान लगा के तैयारी के, उस पर ये डर को कैसे खत्म होगा, या तो फिर मतलब इसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल वाजिब सवाल है। कहीं ना कहीं छात्रों का जो ख्वाब होता है, जो 7 साल 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं और उनको जब क्वेश्चन पेपर लीक, एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना या फिर सीटों के बिकने जैसी संभावनाएं सामने आती है, तो उनके ख्वाब अचानक चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेवार है। इसीलिए एक स्पष्ट कहा जाए तो नीति और नियत के साथ अगर राजनीति ठीक हो जाएगी तो हमारा राज्य बहुत खूबसूरत राज्य होगा। अच्छा, हम अपना आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। आप एक एक्स्ट्रा सवाल ले लें, आप एक नारी हैं, नारी को एक भारी सवाल कर लीजिए। उसके बाद फिर एक मेरा भी रहेगा। चलिए कि वापस से वापसी हुई आपकी तबीयत खराब होने की वजह से? नहीं हुई है, जो कि मजदूर क्रिटिकल कंडीशन। क्या कारण है कि आज आप अपना जन्म दिवस तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप यहाँ पे उपस्थित हैं? देखिए इसका कारण यही है ना मैडम, कि हमारे भाई, हमारे अभिभावक, हमारे साथी, हमारे लोग, हम लोग जब से उस वीडियो को देखें कि वो लोग रोते हुए अपील कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ मैंने टॉयलेट का पानी पी रहे हैं, हम लोग यहाँ एक रोटी को 2 टुकड़ों में बांट के खा रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हम लोग बोले हम लोग का सेहत कुछ हो जाए परवाह नहीं, चलिए जो हम लोग का प्रक्रिया है उसके माध्यम से पहले कागजी कलम से, चूंकि हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी कागज कलम को पहला हथियार मानते हैं और दूसरा आंदोलन को मानेंगे। तो इसलिए हम लोग बोले नहीं निकलिए, हमारे लिए जन्मदिन जैसा कोई विशेष नहीं होता है, जनता का कल्याण हो ये हमारे लिए विशेष होता है। भैया मेरा 2 मुद्दा है, 2 सवाल है। एक पॉलिटिकली है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। पॉलिटिकली मुद्दा ये है कि लोग झारखंड में बोलते हैं कि ओबीसी का नेता है, एसटी का नेता है, लेकिन एससी कैटेगरी जो अनुसूचित जाति में आते हैं, ठीक है, अभी चूंकि रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा में, लोकसभा में तो मिला हुआ है, लेकिन कोई दिखते नहीं है कि हाँ एससी के हम लोग को कल्याण के लिए कोई क्या कर रहे हैं। चूंकि रिजर्व किया गया है वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अनुसूचित जाति है, अगर हम लोग को कुछ समस्या आता है, कुछ बात होता है, तो हम लोग को आगे नहीं आते हैं। तो हम लोग को मतलब हक दिलाने के लिए अगर आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं तो किस प्रकार से कीजिएगा आप लोग? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से हम मजदूर की आवाज़ उठाते हैं, जिस प्रकार से हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं, निश्चय ही अनुसूचित जाति रहे, अनुसूचित जनजाति रहे या फिर अन्य वर्ग रहे, अगर वे उन पर दमन होगा, दोहन होगा, तो उनकी आवाज़ भी हम उसी प्रकार से उठाएंगे। जिस प्रकार से भी भेदभाव के तहत हमारे एसटी और ओबीसी भाइयों को 100% दिया गया क्लास में पैसा, जबकि जो एससी कैटेगरी है उसको मात्र 40% पैसा दिया गया। ठीक है, इस मामले को हम लोग पूरी तरह संज्ञान में ले चुके हैं, गंभीरता पूर्वक लिए हैं। इस पर हम लोग निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि आखिर त्रुटियां कहां है और किनकी मनसा में खोट है, जिस कारण आज एससी समुदाय को इस प्रकार से हनन किया जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा निश्चय करेंगे। सरकार बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का आता पता नहीं, तो हम लोग कहाँ जाए? देखिए उसके लिए हम लोग के पास आंदोलन मार्ग बनता है, हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। और दूसरा सवाल ये है शिक्षा जुड़ा हुआ कि जैसे फिलहाल अभी हाईकोर्ट ने मतलब सीटेट को वैलिड किया हुआ है, लेकिन जो जेटेट तो झारखंड में हुआ नहीं है, तो जो सीटेट जो वैलिड किया हुआ है तो सरकार हम लोग को मौका कब देगी? वैकेंसी भी तक तो रद्द नहीं की है, तो आखिर हम लोग बीएड कर चुके हैं, तो हम लोग को मौका कब मिलेगा? ये सवाल सरकार से कीजिए। देखिए इसके लिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार को जो बीएड करने वाले छात्र हैं उनकी एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाए और उनके साथ इन समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर आप छात्र नेता के तौर पर उभरे, अभी जो माहौल चल रहा है, अब आप एक बड़े नेता बन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए हैं, तो अभी क्या है ना कि आजसू है, बीजेपी है या जेएमएम है, ये पार्टियों के खिलाफ या हम लोग विधानसभा घेराव भी करते तो दूसरे दिन या तो आपकी सैलरी काट दी जाती है या दूसरे दिन आपके घर में पुलिस भेज दिया जाता है। आप खुले में चैलेंज कर रहे हैं, जेएमएम को चैलेंज कर रहे हैं, आजसू को चैलेंज कर रहे हैं, जो भी नेता है विपक्ष को चैलेंज कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप पे कोई आंच नहीं आ रही है, ये कैसे है? देखिए, वो सुने हैं ना कि हमारे पास जनता है और जनता का डर सबको होता है। अगर हमें हाथ लगा देगी तो फिर वहाँ आग लग जाएगा। ये क्या था? ये एक सरकार को एक चैलेंज है, ये जो आप सेंटेंस आपने कहा? हाँ, बिल्कुल चैलेंज है। जयराम महतो राजनीति की रोटियां सेकने नहीं आया है, ना वो शीर्ष महल खड़ा करने आया है। वो एक क्रांति की विचारधारा है और क्रांति दोधारी तलवार होती है। अगर उसको आप ढंग से नहीं लीजिएगा तो नुकसान उनका भी होगा। तो इसलिए राज्य सरकार में है तो आए चैलेंज को स्वीकार करें। एजुकेशन है इनके पास, वही हथियार है। और जहाँ तक फेमस होने की बात है तो भाव्या जी, सवा जी, आप लोगों ने किया है ना। हम तो एक साधारण सा नन्हा सा बालक हैं। आपका बर्थडे हम लोग के लिए स्पेशल पार्टी बनता है। जी बिल्कुल, निश्चय ही। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेंगे और चाहेंगे कि अभी आप विदा मत लीजिए। विदा उस दिन लीजिएगा जब आपके पिताजी आपका कन्यादान करेंगे। इसी के साथ हम आपको बर्थडे विश करके वापस से हैप्पी बर्थडे करके N4 News Bharat